कि किस तरह के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रोग्राम में हम बात करते आए कि शरह बढ़ती जा रही है प्रॉपर्टी में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की, जबकि कुछ जगह पर बेहतर प्रोजेक्ट्स भी हैं। किस तरह के केसेस आ रहे हैं, क्या शरह देख रहे हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया रिजवान। यकीनन एक एक्टिव प्रैक्टिशनर होने की हैसियत से कोर्ट की सुबह और शाम राहदारियों में हम मौजूद भी रहते हैं और अपनी बेहतर परफॉर्मेंस वो देने के साथ साथ पब्लिक एट लार्ज के लिए आसानी और सहूलत के भी ख्वाह हैं। आपका ये प्रोग्राम मैं इससे पहले भी एक दो दफ़ा आया। यकीनन ये आम वो लोग जिनके प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट है या जिनके राइट्स हैं, उनसे मुतल्लिक़ हमेशा फ़ायदेमंद साबित हुआ। आज जो आपने बात की कि प्रॉपर्टी के हवाले से किस तरह के केसेस आ रहे हैं, इसमें हमेशा मुख्तलिफ नौइयत की चूँकि पार्टीज़ होती हैं, ए और बी है, उसके दरमियान डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद कोई बंदा जो है वो पोजेशन में है, लाफुल उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, उसके हवाले से आ जाते हैं। या कोई बंदा जो है वो सेल डीड्स की रूह से यानी टाइटल की बुनियाद के ऊपर मालिक है और उसको उसका पोजेशन नहीं मिल रहा, तो उस किस्म के डिस्प्यूट आ रहे हैं। फिर ये ख़ुसूसन जो है बात जो माशरे में जिस तरह की सिचुएशन से इस वक्त जिसको सामना है, वो ज़्यादातर ये आ रही है कि जी कोई बंदे जो हैं वो अगर लीगल पोजेशन में है यानी लाफुल पोजेशन में है, तो उनको विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उनको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, जिसमें कुछ एक्टिव ऐसे गुंडा नासर, अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, अच्छा। वो भी शामिल हैं। और उसके साथ साथ फिर कुछ अथॉरिटीज़ भी इसमें अपने मिस यूज़ ऑफ पावर्स में वो एक आम लिटिगेंट के लिए जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो आर्टिकल 4 प्रोवाइड करता है उसकी वायलेशन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक पेनफुल सी सिचुएशन कोर्ट के सामने इन दिनों नजर आ रही है। अच्छा बाजू साहब, इस तरह के केसेस तो बेशुमार आते होंगे, क्या उन पर सुनवाई भी होती है? कोई टेन्योर क्या देख रहे हैं, कितने अरसे में एक आम आदमी के साथ अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए जो अभी फरमा रहे हैं पोजेशन के हवाले से, खास तौर पर यही एक मेजर कंसर्न भी है हमारे व्यूअर्स का, अवाम का, तो क्या समझते हैं कितना कोई पैरामीटर सेट किए गए हैं कि कोई 3 माह में 2 माह में कोई सुनवाई भी हो ताकि एक आम आदमी तक इंसाफ पहुंच सके? बहुत शुक्रिया रिजवान। इसमें बेसिकली पोजेशन जो है वो हमेशा 90% ऑफ टाइटल समझा जाता है। बिल्कुल ठीक है। और पोजेशन में अगर किसी बंदे को डिस्पोजेस किया जाए तो उसके लिए 2 लीगल रेमेडीज़ हैं। ओके। एक तो ये है कि कोई बंदा अगर लाफुल पोजेशन में है और उसको डिस्पोजेस विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कर दिया गया तो वो अपनी रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन में जा सकता है। ठीक है। अब रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन के ना 2 वेज हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि किसी भी बंदे ने इलीगल मीन्स में उसके साथ ज्यादती की और उसको डिस्पोजेस किया, वो पुलिस का दरवाज़ा भी नॉक करता है इन शेप ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। सेकेंडली वो ये है कि वो एक इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी रोशनी में ये कहा गया कि कोई भी बंदा अगर लीगल और लॉफुल पोजेशन में है और उसको डिस्पोजेस कर दिया गया तो वो जाके स्पेसिफिक एक कंप्लेंट की सूरत में अप्रोच करता है मुतलका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को। अच्छा। और उसकी जो वो रिपोर्ट जो उसकी कंप्लेंट है उसके ऊपर कर्सरी एविडेंस के बाद जो मुतलका कोर्ट होगी वो विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर मुतलका SHO से रिपोर्ट तलब करेगी कि इस वाकया को या जो वो इल्ज़ाम लगा रहा है उसकी बाबत आके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करें कि क्या वाकया ही ऐसा कोई वकुआ हुआ है या ये डिस्पोजेस किया गया है। ठीक है। अगर वो पुलिस वाला यानी SHO साहब जो है या मुतलका अथॉरिटीज़ वो वेरीफाई कर देती हैं उसकी कंटेंशंस को, तो फिर कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो सेक्शन 7 के तहत एक इंटरम रिलीफ के तौर पे रिस्टोर भी कर सकती है पोजेशन को रिस्टोर कर सकती है विदाउट डिसाइडिंग द मेन केस। इंटरम रिलीफ के तौर पे रेस्टोरेशन हो सकती है और अगर वो उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है और कोर्ट कंसीडर करे कि देयर इज समथिंग कि जिसके बाबत एविडेंस रिकॉर्ड होना ज़रूरी है ताकि क्लैरिटी हो सके, तो वो सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट के साथ है वो सेक्शन 8 में फिर जाके उस बंदे को पनिश भी करते हैं जिसने इलीगली डिस्पोजेस किया और रिस्टोर भी करते हैं पोजेशन। ठीक है बाजू साहब, आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पाकिस्तान पूरा देख रहा है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो भी गहरी निगाह उनकी है इस पर कि पाकिस्तान की अदालतों में जो इस वक्त केसेस हैं वो ज़्यादातर सियासी हैं और फिर वो एक लंबी लिस्ट है उसकी, तो एक आम आदमी की जो सुनवाई है वो नहीं हो पाती। और यकीनन आप सही फरमा रहे होंगे कि इस पर वर्किंग तो होती है, इम्प्लीमेंटेशन भी होती होगी किसी हद तक, लेकिन ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनको लंबी तारीखें दे दी जाती हैं और फिर आम आदमी को तो पता ही नहीं है ये पिटीशंस क्या होती हैं, या आम आदमी को ये भी नहीं पता क्योंकि कानून हमें पढ़ाया नहीं गया उस तरह से, ना उनको ये अंदाज़ा होता है कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी शिकें होना ज़रूरी हैं। तो आपको लगता है कि इसका जो इस सियासी बहरान है या सियासी केसेस कह लें, इनके असरात हैं हमारी अदालतों पर? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सियासी बहरान और जिस तरह का लास्ट मैं ये कहूँगा कि 26 अमेंडमेंट के बाद
एक कोर्ट्स के हवाले से सिचुएशन सामने आई और उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन के होने के बावजूद एक पार्लियामानी कमीशन की बात सामने आई, तो कोर्ट्स के हवाले से इवन अपनी जो शनाख्त है या आइडेंटिटी वो भी अंडर क्वेश्चन चली गई, जिसमें आप अगर देखें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर इस किस्म की को पिछले 3-4 माह से रोज़ाना की बुनियाद पर डिबेट्स होती रही। हम ये नहीं बात करते कि कोई अदारा जो है वो अपनी एक्सेस ऑफ पावर्स में जाए, लेकिन जब अदारे इंडिपेंडेंट हैं तो वो अदारे इंडिपेंडेंट रहते हुए अपना मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं। जुडिशल सिस्टम जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक बेसिक सतून समझा जाता है, ये किसी के मतहत नहीं है ऐसे ही। और इसलिए इसमें जो होना भी नहीं चाहिए, और जस्टिस जो है उसके लिए तो अगर ए या बी कोई फेवरेट नहीं है, जिसने जो गलत किया उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि वो उसने जो गलत किया कानून के मुताबिक वो उसको फेस करे। तो अब इन केसेस में जिस तरह सियासी बहरान है, इस तरह अदालतों में भी असर है और केसेस में फिर लंबी तारीखें भी पड़ती हैं। लेकिन जुडिशल जो लोअर जुडिशरी है, इसके बारे में मैं वजाहत कर दूं रिजवान, ये एक अपने सिस्टम के तहत चल रही होती है। अच्छा, ये एक अपने सिस्टम के तहत चल रही होती है।